नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम आयुष्मान में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कुछ खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं नागपुर महाराष्ट्र के जाने माने सिद्धायु वेलनेस आयुर्वेदा के वरिष्ठ आयुर्वेद सलाहकार डॉक्टर नितिन अवस्थी। और डॉक्टर नितिन, आपका बहुत स्वागत है आयुष्मान में। थैंक यू जया, थैंक यू सो मच। तो आयुष्मान की शुरुआत करेंगे, डॉक्टर से तमाम सवाल भी हम लेंगे, जवाब भी लेंगे, लेकिन आयुष्मान शुरू करने से पहले मैं दर्शकों को डॉक्टर नितिन अवस्थी के बारे में बता दूं। डॉक्टर नितिन अवस्थी, जिन्होंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज कर्नाटक बैंगलोर से बीएमएस की डिग्री हासिल की है। कोर्स पूरा करने के बाद इन्होंने 2 साल तक वैद्य महेश दत्त शर्मा शास्त्री के अधीन एक पारंपरिक गुरुकुल में अध्ययन भी किया है और अपने गुरु के साथ 3 साल तक काम भी किया है। कई अमूल्य अनुभव इन्होंने प्राप्त किए हैं। नाड़ी परीक्षा, पंचकर्म और क्षार सूत्र में ये एक्सपर्ट हैं। कार्यक्रम के बाद आप डॉक्टर नितिन अवस्थी से पेट, हृदय रोग, बच्चों से जुड़ी हुई समस्याओं के उपचार के लिए सीधे परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा देर हम करेंगे नहीं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और डॉक्टर नितिन अवस्थी से ही जानेंगे आयुर्वेद में जटिल असाध्य रोगों का इलाज आखिर कैसे किया जाता है। डॉक्टर नितिन, सबसे पहला सवाल यही है, कई सवाल हैं अलग अलग बीमारियों को लेकर भी, हम समझेंगे कि कैसे आयुर्वेद में उनका इलाज होता है, लेकिन आयुर्वेद आखिर क्या है, ये कैसे मरीजों का इलाज करता है, ये आप दर्शकों को सबसे पहले समझाइए। आयुर्वेद एक जीवन शैली पद्धति है जो लोगों को सिखाती है कि आप अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू, अपनी आदतों के थ्रू, अपनी पूरी दिनचर्या के थ्रू स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, उसको कैसे अपना सकते हैं, कैसी चीजों को, लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं जिससे आपको बीमारी ही ना हो। क्योंकि आयुर्वेदा का जो प्राइम गोल है वो ये है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हम स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम की कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, जिसमें हम हेल्दी पर्सन्स के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और सेकेंडरी अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए भी हम आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां हैं जिससे हम उसका इलाज करते हैं। बट बेसिकली हम चाहते हैं कि लोगों की इम्यूनिटी अच्छी रहे और वो अपनी बेसिक जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करके अपने आप को स्वस्थ रखे। इसी पे आयुर्वेदा बेसिकली फोकस करता है। आयुर्वेद क्या है, कैसे इलाज किया करता है, ये तो डॉक्टर नितिन आपने बता दिया, लेकिन कई ऐसे सवाल होते हैं जब कोई पेशेंट आपके पास आता होगा तो उसके जहन में उमड़ते घुमड़ते जरूर होंगे। कई बार कहा जाता है कि आयुर्वेद जो इलाज करता है वो बहुत धीमी पद्धति से करता है। अगर आप एक बार आयुर्वेद में घुस गए तो बहुत लंबा समय आपको आयुर्वेद को देना पड़ेगा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि आपका ट्रीटमेंट जड़ से होगा, बीमारी का इलाज जड़ से होता है। क्या ये वाकई में सच है? अगर आप आयुर्वेद में किसी बीमारी का ट्रीटमेंट लेते हैं तो इलाज जड़ से ही होगा? बिल्कुल, इसमें आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आयुर्वेद में इलाज के लिए बहुत समय लगता है। अगर आपकी रोगों की डायग्नोसिस अच्छी हुई है, अगर अच्छे से नाड़ी परीक्षा कराई है, अच्छे से प्रकृति परीक्षण किया है और आपकी बीमारी का अगर सटीक ज्ञान वैद्य ने ले लिया है, तो आपको वो तुरंत दवा देके बहुत जल्दी आपको ठीक कर सकता है। और आयुर्वेद, जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही बात बताई कि आयुर्वेद रूट कॉज पे काम करता है और बीमारियों को जड़ से खत्म करने पे ही उसका पूरा फोकस होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि बीमारी की जड़ तक पहुंचे, उसकी अच्छी डायग्नोसिस हो और फिर हम उसका सटीक ट्रीटमेंट करें जिससे वो रूट कॉज से ट्रीट हो सके। गट हेल्थ को लेकर आयुर्वेद के माध्यम से इसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है डॉक्टर नितिन? गट हेल्थ के बारे में आजकल बहुत बहुत चर्चा हो रही है। सब लोग गट हेल्थ के बारे में ही बात करते हैं कि गट हेल्थ से हम ऐसा कर सकते हैं, गट हेल्थ के लिए हम ये कर सकते हैं। बट बेसिकली मैं आपको बताऊं, आयुर्वेद जो है वो गट हेल्थ पे ही काम करता है। सारी औषधियां जो है गट हेल्थ पे काम करती है, क्योंकि आयुर्वेद का एक मूल मंत्र है, उदरम ही मूलम। जो उदर है, जो पेट है, वही हमारी सारी बीमारियों का मुख्य स्रोत है। तो आयुर्वेद की सारी जो दवाइयां हैं, बेसिकली सारी दवाइयां गट पे काम करती है। इसमें हम आयुर्वेदा में पंचकर्मा में एक बस्ती देते हैं जो गट पे सीधा अफेक्ट करती है और उसको रेगुलेट करती है, उसको ठीक रखती है। पाचन संस्थान का ठीक रहना, उसके लिए गट हेल्थ होना बहुत अच्छी जरूरी है। इसके लिए हम डाइटरी एडवाइस भी बहुत सारी बताते हैं। आयुर्वेद में खाने पीने की चीजें हैं, विरुद्ध आहार विहार का पालन है, पानी का इस्तेमाल है, या और भी चीजों का जो खाने पीने की है उसके लिए एक रेगुलेटरी है, और जिसको हम प्रॉपरली लोगों को बताते हैं कि आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाइए, योग करिए, प्राणायाम करिए, साथ में कुछ मेडिसिन भी लेते रहिए जिससे आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो।
जो बायोटिक और प्रीबायोटिक फूड्स हैं उसके बारे में भी आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। सो गट हेल्थ बेसिकली पूरी हेल्थ का जो है वो की है। गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो पूरी बॉडी अच्छी रहेगी। डॉक्टर नितिन, जब कोई आयुर्वेद की तरफ जिसका झुकाव होता है, कोई मरीज अगर आयुर्वेद के जरिए ट्रीटमेंट लेना चाहे तो उसके जहन में एक सवाल ये भी आता है कि क्या हम अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव किए बिना आयुर्वेद से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या ये माना जाए कि अगर आप आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लेते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी जीवन शैली को आपको पूरी तरह से परिवर्तित करना होगा। और एक ये भी कि क्या आयुर्वेद का भी कोई दुष्प्रभाव हो सकता है? देखिए आयुर्वेद के को अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो डेफिनेटली आपको लाइफस्टाइल अपनाना ही पड़ेगा, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। और ऐसा कोई जटिल नहीं है कि आपको बहुत आमूल-चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल अपनाने के लिए आपको समय से उठना है, समय से सोना है, खाने-पीने के टाइमिंग्स आपको फिक्स रखने हैं, पानी का इस्तेमाल अच्छा करना है, नींद प्रॉपर लेनी है, एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है, दैट्स इट। अगर आपने इन सब चीज़ों को अगर अपनाया तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी और उस लाइफस्टाइल के बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आयुर्वेद आपकी बॉडी पे काम करेगा। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा कि कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। अगर आप बिना वैद्य के जांच कराए या बिना वैद्य से मिले अगर अपने स्वयं दवाई लेते हैं तो साइड इफेक्ट्स होना डेफिनेटली तय है। इसलिए जहां तक हो सकता है अच्छे वैद्य के पास जाएं, अच्छी दवाइयां लें और प्रॉपर तरीके से अपने वैद्य के कंसल्टेशन में रहें, जिससे आपकी बीमारी का सटीक इलाज हो सके। डॉक्टर नितिन, आयुर्वेद में किन किन बीमारियों का इलाज है? क्या आयुर्वेद नाखून हाँ, से लेके आपके बालों तक, या ये कहें कि आपकी बॉडी में कहीं भी कोई बीमारी है, छोटी से छोटी या बड़े से बड़े रोग, क्या आयुर्वेद उसका इलाज करता है? बिल्कुल, बिल्कुल आयुर्वेद में सभी बीमारियों का इलाज है और बीमार होने के पहले भी अगर आप स्वस्थ कैसे रहना चाहते हैं, उसका भी पूरा गाइडेंस आयुर्वेद देता है। अ, इन दिनों में डॉक्टर नितिन हम देख रहे हैं कि हार्ट के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो चीज़ 60 साल की उम्र में होती थी, चाहे आप साइलेंट अटैक देख लीजिए या फिर कार्डियक अरेस्ट की जो परेशानी थी, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, ये 60 साल की उम्र में बुजुर्गों को होती थी। लेकिन वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि एक 13 साल के बच्चे को भी साइलेंट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। इसके पीछे की वजह क्या, और क्या आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है? हृदय रोगों का आयुर्वेद में किस तरह से इलाज है और कौन करा सकता है? देखिए आजकल जो आप बोल रहे हो हार्ट की बीमारियां बहुत बढ़ रही है, इसके बहुत सारे कारण हैं। आजकल छोटे जो बच्चे हैं जो आप बोल रहे हो 13 साल के, ये सब लोग प्रोटीन का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं जिम में या कहीं जाके, जो अननेसेसरी हमारी कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। दूसरा, हम हमारे हार्ट को अच्छा रहने के लिए व्यायाम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। और एक बार अगर ये चीजें हो जाती हैं या नहीं भी होती हैं तो हम आयुर्वेद से इसको ठीक कर सकते हैं, बट हमको इन पॉजिटिव फैक्टर से दूर रहना होगा। हमको एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, हमको प्राणायाम करना चाहिए। साथ में जो आपको प्रोटीन का मैंने इस्तेमाल बताया, आजकल बहुत देखने में आ रहा है, लोग जिम में बॉडी बनाने के लिए जाते हैं, मसल्स अच्छा करने के लिए जाते हैं और उसमें प्रोटीन का इस्तेमाल अननेसेसरीली बहुत ज्यादा करते हैं, जो हमारी बॉडी वेट के हिसाब से एकदम बताया हुआ है कि इतना ही करना चाहिए। और दूसरा, अगर हो जाता है या नहीं भी होता है तो प्रिवेंटिवली भी आप, एक हृदय बस्ती होती है आयुर्वेद में, उसको आप करा के अपने हार्ट को सुचारू रूप से चला सकते हैं, साथ में उसकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको हृदय बस्ती करना चाहिए और आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, जैसे योगेंद्र रस है और हृदयार्णव रस है, प्रभाकर वटी है, इनका इस्तेमाल करके आप अपने हार्ट को सुदृढ़ कर सकते हैं, उसको मजबूत बना सकते हैं, जिससे आपको इन होने वाले खतरों से बचाया जा सकता है। डॉक्टर नितिन, आयुर्वेद में उम्र का कोई बंधन नहीं है। क्या एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक हर कोई आयुर्वेद के जरिए ट्रीटमेंट ले सकता है? कोई साइड इफेक्ट उनकी बॉडी पर नहीं होगा? बिल्कुल जया, कोई भी ट्रीटमेंट ले सकता है, बस कंडीशन एक ही है कि आपको सही डॉक्टर से सही गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर नितिन, कि सही डॉक्टर की पहचान आखिर कैसे की जाए? कैसे पता चलेगा कि ये डॉक्टर बिल्कुल सही है और आयुर्वेद के जरिए ट्रीटमेंट अच्छा देंगे? देखिए आयुर्वेद का जो डॉक्टर है वो निपुण होता है नाड़ी परीक्षा में, जी। प्रकृति परीक्षा में और प्रश्न परीक्षा में। अगर कोई ऐसा अनुभवी डॉक्टर आपको मिलता है तो उसी के पास जाएं, उससे अपनी नाड़ी परीक्षा कराएं, अपनी प्रकृति का पूरा परीक्षण कराएं, जिससे उसको ये पता चल जाए कि आप किस प्रकृति के हैं। और दूसरा, नाड़ी से उसको ये पता चल जाए कि किस रोग की अधिकता आपके शरीर में है और उसको वो ठीक कर सके। तो ऐसे वैद्यों का चुनाव करें, ये बहुत जरूरी है। आजकल हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर आयुर्वेद डॉक्टर जो है ऐसा क्वालिफाइड नहीं है। आपको क्वालिफिकेशन देख के क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए,
जो अच्छे से नाड़ी परीक्षा करते हैं, प्रकृति परीक्षण करते हैं, आपका पूरा हिस्ट्री लेते हैं, अच्छे से डायग्नोसिस करके अगर आपको वो दवाई देंगे, तो डेफिनिटली आपकी बीमारी रूट कॉज से ठीक होती है। हमने कई सारे मरीजों का इलाज हम लगातार कर रहे हैं और हमको इसमें बहुत अच्छी सफलताएँ मिल रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आवश्यक है कि आप अपने वैद्यों का चुनाव, उसके साथ-साथ दवाइयों का चुनाव भी अच्छा करिए। आजकल मार्केट में बहुत सारी ब्रांड की दवाइयाँ आ गई हैं, बट आपको ऑथेंटिसिटी पहचानना, ऑथेंटिसिटी रखना बहुत ज़रूरी है और यही आपका एजुकेशन का लेवल बताता है कि आपको इनका चुनाव बहुत समझदारी से करना चाहिए। डॉक्टर नितिन, आपके जवाब के कारण बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे। अ, सवाल जो उनके दिमाग में है उनका जवाब जरूर मिल गया होगा कि आखिर जी, किस डॉक्टर को उन्हें दिखाना चाहिए। कई बार लोग इसी में उलझे रहते हैं कि हमें आयुर्वेद के जरिए ट्रीटमेंट तो लेना है, लेकिन किस डॉक्टर को दिखाएं, किससे जाकर सलाह लें, किस उम्र में जाकर सलाह लें। तो ये तमाम सवालों के जवाब उन्हें मिले हैं कि आप किसी भी उम्र में आयुर्वेद के जरिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप एक अच्छे डॉक्टर के संपर्क में आइए जो नाड़ी परीक्षण करने में माहिर हो, क्योंकि उसी के जरिए आपकी बीमारी का पता लगाया जाएगा। और अगर नहीं तो फिर सदायु वेलनेस तो है ही, आप वहां जाकर डॉक्टर नितिन से संपर्क कर सकते हैं। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम के बाद आप सीधे डॉक्टर नितिन से कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिन, नाड़ी परीक्षण आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया है, कई बार लोग इसे समझ नहीं पाते और मैं पर्सनली खुद इसे समझना चाहती हूँ कि नाड़ी परीक्षण के जरिए आखिर कैसे बीमारियों का पता लगाया जाता है, और इसी के साथ जो प्रकृति परीक्षण कहा जा रहा है ये आखिर है क्या? देखिए प्रकृति परीक्षण पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जया, प्रकृति परीक्षण जो है हमारी नेचर का एनालिसिस है। हमारा शरीर जो है 3 एलिमेंट से मिलके बना है, वात, पित्त, कफ और उसके अलावा हम पंच महाभूत से भी मिलके बने हुए हैं, पर हमारी बॉडी में ये जो त्रिदोष हैं, वात, पित्त, कफ, इनकी ही इम्बैलेंस और बैलेंस से हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। तो पहले तो हम प्रकृति परीक्षण करते हैं, जिससे हम ये पता कर सके कि पर्सन की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, और उसके बाद में हम एनालिसिस करते हैं। उसमें प्रकृति परीक्षण करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे कि आप कैसे खाना खाते हैं, कैसे आपका मेंटल बिहेवियर कैसा है, आपकी बॉवल मूवमेंट्स कैसी है, या आपका टेम्पर कैसा होता है, आपके बाल कैसे हैं, आपकी बॉडी का फिजिक कैसा है। इन सब चीज को देख के हम ये तय करते हैं कि इनका प्रकृति कैसी है। एक बार जब प्रकृति हो जाती है तो सेकेंडरी होता है नाड़ी परीक्षा करना। नाड़ी परीक्षा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नाड़ी परीक्षा सारे दोषों के बैलेंस को हम पल्स डायग्नोसिस से, ऐसे हम पल्स पे उंगलियां रखते हैं 3, और उन इम्पल्सों को हम ऑस्कल्ट करते हैं। उसकी एक विधि होती है और ये एक एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं कि कैसे इसको समझना है। वात की है, पित्त की और कफ की, ये 3 उंगलियां होती है। इससे हम किसी भी पेशेंट की, किसी भी रोगी के कलाई पर रख के अनुभव करते हैं और उन तीनों से हम ये तय करते हैं कि कौन सा दोष बढ़ा है, कौन सा इनमें इम्बैलेंस है किस दोष का, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ट्रीट करना चाहते हैं कि पेशेंट को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको खाली पेट आना पड़ता है नाड़ी परीक्षा के लिए। सुबह 10 बजे से पहले हम नाड़ी परीक्षा करना चाहते हैं और करते हैं, जिससे सटीक हमको डायग्नोसिस प्राप्त होती है। खाली पेट रहना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें 2 प्रकार की नाड़ियां होती है। सुबह हम सूर्य नाड़ी देखते हैं और शाम को हम चंद्र नाड़ी देखते हैं। तो हम 6 से 10 शाम को भी नाड़ी खाली पेट देख सकते हैं। तो इन दोनों समय में आप खाली पेट जाइए वैद्यों के पास। अच्छे अनुभवी वैद्य के पास जाएंगे तो आपको बुलाएंगे कि आप खाली पेट आइए, ये तो और तब बहुत जाके आपकी नाड़ी का सही परीक्षण हो सकेगा। ये तो बहुत दिलचस्प बात डॉक्टर नितिन आपने बताई है, क्योंकि अमूमन आम लोगों को यही पता होता है कि नाड़ी जब आपके हाथ चेक किया जाता है वो आपका नाड़ी परीक्षण होता है, लेकिन ये सुबह और शाम का भी एक अलग प्रकार की जानकारी और बेहद दिलचस्प जानकारी आपने सूर्य और चंद्र के माध्यम से बताने की कोशिश की है। ये भी जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये कैसे तय होता है। देखिए सुबह जो है सूर्य का प्रभाव होता है, और वो सुबह सूर्य का प्रभाव 6 से 10 अच्छा होता है, जिस समय में हम प्रॉपर्ली नाड़ी देख सकते हैं। और ऐसे ही शाम को 6 बजे से 10 बजे के बीच चंद्र का प्रभाव होता है। तो हमारे शरीर में भी 3 नाड़ियां हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। तो इन दोनों नाड़ी, जिसको हम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बोलते हैं, तो ये 3 प्रकार की नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर भी हैं, और इन समय पे वो नाड़ियों का प्रेडोमिनेंस होता है। तो हम उस समय पे अगर नाड़ी देखेंगे तो हमको नाड़ियों के देखने से सटीक जानकारी मिलेगी। पेशेंट का हमको प्रॉपर अनुभव होगा कि हाँ, इनके शरीर में ये दोषों का इम्बैलेंस है। तो ये टाइमिंग आज नहीं, आदिकाल से बना हुआ है, क्योंकि ये आयुर्वेद जो है बहुत पुराना साइंस है, वेदों के समय से चला आ रहा है। तो इसमें एक टाइमिंग बना हुआ है कि इसी समय पे आपको ये डायग्नोसिस करनी है, और आप यकीन मानिए इसकी सही डायग्नोसिस मिलती भी है उस समय। हम्म
निश्चित तौर पर मिलती होगी, तभी तो आयुर्वेद आज भी सफल है, जबकि सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है ये। लेकिन उसके बावजूद आज भी लोग अगर भरोसा करते हैं आयुर्वेद पर, तो इसकी कोई ना कोई वजह तो डॉक्टर नितिन अवश्य होगी। अगला सवाल मेरा ये रहेगा, पंचकर्म चिकित्सा पद्धति आखिर ये है क्या और कैसे लोग इसका लाभ लेते हैं? देखिए, आयुर्वेद में 2 प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। एक है शमन और दूसरा है शोधन। शमन जो होती है, शमन का मतलब है हम औषधियों के थ्रू, मेडिसिन्स के थ्रू पेशेंट का या रोगी का इलाज करते हैं, और दूसरी होती है शोधन, जिसको आजकल आप आधुनिक भाषा में डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत बोल रहे हैं कि हमको बॉडी डिटॉक्सिफाई करनी है। डिटॉक्सिफिकेशन इज नथिंग बट पंचकर्मा ट्रीटमेंट। पंचकर्मा ट्रीटमेंट बहुत सारी थेरेपीज इसके अंदर होती है। इसमें पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसके जो मेन ट्रीटमेंट है, वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती और रक्त मोक्षण, ये 5 कर्म है। इन्हीं 5 कर्मों के नाम पे काम, इस पंचकर्मा का नाम पड़ा है पंचकर्मा, 5 एक्शंस। तो इन 5 एक्शंस के थ्रू हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं वेरियस चैनल से, जैसे कि जीआईटी है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, स्किन है। इन चैनल से हम टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें अक्यूमुलेट होती हैं, हमारे पोर्स बंद होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो इन चैनल्स को पंचकर्मा के थ्रू हम क्लीन करते हैं, खोलते हैं, जिससे कि टॉक्सिन्स रिमूवल प्रॉपर हो। और इनका समय होता है, आप 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 45 दिन के अंदर कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन। आपको आपके शरीर में क्या बीमारी है, आपकी बीमारियां कितनी बड़ी है, आपको डायबिटीज है क्या, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, इन सबको देखते हुए वैद्य आपको सलाह देते हैं कि आप इसका पंचकर्मा कितने दिन करें और कैसे करें। वो आपकी प्रकृति पे, आपकी नाड़ी परीक्षा पे और आपको पहले से जो डिसऑर्डर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है, और उसके सहारे हम इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स को ले सकते हैं। पंचकर्मा ट्रीटमेंट आप बिना रोगी हुए भी करा सकते हैं। जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग हर साल कराते हैं, जी। वैसे ही हमें पंचकर्मा भी हर साल एक बार कराते रहना चाहिए। अगर हम ये चीज कराते रहेंगे तो यकीन मानिए कि आपको इन जो होने वाली, जो आजकल अर्ली एजेस में जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रहे हैं ना हमको, जैसे बीपी है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, थायराइड बढ़ जाता है, आजकल कॉमनेस्ट है पीसीओडी है, पीसीओएस हो रहा है, या बीपी अर्ली एज में आ रहा है, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ये नहीं होगा। आप कराते रहेंगे, आपकी बॉडी क्लीन रहेगी, आपकी बॉडी के चैनल्स प्रॉपर काम करेंगे, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ऑटोमेटिकली आपको कोई बीमारी का होना संभव ही नहीं है। इसके साथ में ये रिजुनोवेट करता है। हम्म। रिजुनोवेट को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। पंचकर्मा जो है बहुत ही सही ट्रीटमेंट है। हमको हर साल इस ट्रीटमेंट को हमें कराना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़े और आपकी बॉडी क्लीन भी रहे, डिटॉक्सिफाई भी रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन कई बार डॉक्टर नितिन, ये आपके साथ भी अमूमन होता होगा जब आपके पेशेंट के सामने बैठते होंगे, कई तरह के मिथ होते हैं आयुर्वेद को लेकर भी। जैसा कि एक तो मैंने पूर्व में ही बताया कि आयुर्वेद से अगर ट्रीटमेंट करवाया तो बहुत लंबा चलेगा और इतना समय तो हमारे पास है नहीं। कई लोग ये कहते हैं कि इतना टाइम नहीं है भैया, बीमारी का इलाज चुटकियों में जल्दी से होना चाहिए, डॉक्टर से पहले ही इस बात को लेकर क्लियरफाई कर लेते हैं। लेकिन बताइए जरा, जब आपके सामने पेशेंट आते होंगे तो क्या उनके दिमाग में रहता है, क्या क्या मिथ होते हैं, कैसे आप उन्हें गाइड करते हैं, कैसे उन तमाम पेशेंट की, उन मरीजों की काउंसलिंग की जाती है आपके जरिए? देखिए, बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो हमको बताते हैं कि आपकी दवाइयों में मेटल्स तो नहीं है, आपकी दवाइयों में भस्में तो नहीं होती है जो हमको नुकसान कर सकती है, या आपकी दवाइयाँ बहुत धीरे से काम करती है। कई लोग बताते हैं कि दवाइयाँ गर्म होती हैं, कई बोलते हैं ठंडी होती है। कई दवाइयों में आपके ऐसी चीजें हो सकती है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को खराब कर सकती है। ये बहुत टाइप के मिथ हैं, ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद की जो भस्में हैं, दवाइयाँ हैं, जो मेटल होते हैं, इनकी भस्में बनाई जाती है और इसका प्रॉपरली चेक होता है, और इसकी गाइडलाइंस है, इनको लैब में चेक करके ही दवाई में मिलाया जाता है। तो इसमें ऐसा कोई भी मिथ नहीं है कि आप को कोई मेटल खिला देगा तो आपकी किडनी खराब होगी या लीवर में कोई, कुछ भी नहीं होने वाला है। आज नहीं, कई दिनों से हम कितने सारे पेशेंट्स को दवाइयां दे रहे हैं, सब में इंप्रूवमेंट ही आती है। किसी में आज तक ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं और होने के चांसेस भी नहीं, क्योंकि ये क्लिनिकली प्रूव्ड है। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कैसे भी हम बना के दे रहे हैं, ये क्लिनिकली प्रूव्ड है। हमारी लैब्स बनी हुई हैं, सेंट्रलाइज्ड लैब है, हमारे प्रोडक्ट का जो है वो ऑडिट होते रहता है, लोग चेक करते रहते हैं, बैचेस चेक होते हैं, तो इसमें कोई चांसेस ही नहीं है। दूसरा सवाल है कि दवाइयाँ गर्म होती हैं, ठंडी होती हैं। दवाइयाँ गर्म भी नहीं होती और दवाइयाँ ठंडी भी नहीं होती है। अगर हम सही डायग्नोस करके सही पेशेंट को दवाइयाँ देते हैं
तो दवाइयाँ डेफिनेटली सही काम करती है, उसका ठंडा गर्म होने से कोई सवाल नहीं है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आयुर्वेद को समझा जाता है कि एफ्रोडियास मेडिसिन ही देता है। कई लोगों को लगता है, ऐसे कई आके पूछते हैं कि अरे ये तो शिलाजीत जो है वो सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए आप देते हो। शिलाजीत का मुख्य इस्तेमाल जो है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है। शिलाजीत का मुख्य इस्तेमाल जो है ओबेसिटी को कम करना है। ये प्रॉपर गाइडेंस लोगों को होना चाहिए, प्रॉपर जानकारी नहीं है। अधूरी जानकारी के कारण लोग समझते हैं कि आयुर्वेद एफ्रोडियास पे ही काम करता है। बिल्कुल नहीं है ऐसा। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है वो सारे डिसऑर्डर्स पे काम करती हैं, अगर अच्छे से डायग्नोसिस होता है तो। और आपने पहले जो क्वेश्चन पूछा था जया, ये धीरे-धीरे भी काम नहीं करता है। ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत जल्दी ठीक करता है। और हम भरोसा करते हैं कि मरीज की दवाइयों को ठीक करके बंद करें, उनके रोगों को ठीक करें। हम रोगों को चलाना नहीं चाहते कि आपको जीवन भर दवाई खानी है, आपको दवाइयाँ बंद नहीं होगी, ये बिल्कुल मत सोचिए। जी। अगर आप आयुर्वेद के साथ जुड़ेंगे, तो आपको दवाइयाँ लिमिटेड समय तक खानी है, आपकी बीमारी कंप्लीट रूट कॉज़ से ट्रीट होगी। इसलिए इन मिथ्स को हटाइए, मिथ्स के बारे में मत सोचिए और आपको डाउट है, हम्म। तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे बात करिए, वो आपको समझाएँगे, आपको बताएँगे। बिल्कुल। ऐसे ही आपको एक तमाम और मिथ है कि तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर नितिन डॉक्टर के सामने बैठकर ही मिल पाएंगे, लेकिन एक और मेरा सवाल है। पहले आपने ये बता दिया है कि आयुर्वेद में बच्चों का भी ट्रीटमेंट होता है, लेकिन बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास आयुर्वेद के जरिए कैसे संभव है? देखिए, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास शुरू से ही उनको अगर ऐसी दवाइयाँ दी जाए, जिसमें ऐसा हम आयुर्वेद में एक स्वर्ण प्राशन बताते हैं सभी को, जो बच्चों को 0 से 16 के बीच, मतलब शून्य जब से पैदा होते हैं तब से 16 साल तक आप उनको स्वर्ण प्राशन का हर महीने या लगातार भी वैद्यों के गाइडेंस में या डॉक्टर के गाइडेंस में आपको इस स्वर्ण प्राशन का इस्तेमाल करा सकते हैं। इसमें और इसके अलावा भी आप बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुमार कल्याण रस है, या उनकी कृमि के ऊपर जो ट्रीटमेंट्स हैं, उसके भी आयुर्वेद में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। डिवर्मिंग कराना चाहिए बच्चों को, तो डिवर्मिंग कराने के लिए भी विडंगा रिस्ट है, विडंगा आसव है। ये दवाइयों का इस्तेमाल करके बच्चों के शरीर को आप क्लीन करते रहिए, उनको होने वाली बीमारियों से दूर रखिए, जी। जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों हो। और इसके साथ साथ आप स्वर्ण प्राशन जरूर कराइए। स्वर्ण प्राशन उनके लिए ऐसी चीज है जो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उनकी जी, डाइजेस्टिव फायर को अच्छा रखता है, और उनकी मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ पे काम करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर नितिन आपने दी है, और उन लोगों के लिए खास करके जो कि आयुर्वेद को लेकर कई तरह के भ्रम, कई तरह के मिथ अपने दिमाग में पाले हुए हैं। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, लेकिन उस अधूरी जानकारी को डॉक्टर नितिन अवस्थी ने पूरा कर दिया है, और इसीलिए अब आप आंखें बंद करके भी आयुर्वेद की इस चिकित्सा पद्धति पर भरोसा कर सकते हैं। डॉक्टर नितिन अवस्थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच जया। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।